ओम या श्री स्वयं सुगतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वं शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि वृषभ राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग नवंबर के अंतिम काल में किस प्रकार का रहेगा। नवंबर का महीना बड़ा विचित्र रहा है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। सबसे बढ़िया यदि हम बात सोचें इस बारे में तो शनि महाराज जो वक्री चल रहे थे और वो अब वक्री से परिवर्तन करके मार्गी हो चुके हैं नवंबर के मध्यकाल में, और वो जिस प्रकार से आपके लिए योग कारक ग्रह हैं वो बड़े सुंदर रास्ते बनाने वाले हैं आपके लिए। कई चीज़ों में तरक्की परिवर्तन करने का योग आपके लिए बहुत सुंदर से बन सकता है यदि आपने ठीक से उस समय को समझकर कार्य कर लिया। 24 तारीख रविवार का अवसर और खासतौर पर वृषभ राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्र जो बन रहे हैं वो अनुकूल बनते दिखाई दे रहे हैं। समय की अनुकूलता का लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए, और लेकिन थोड़ा ध्यान ये रखना है कि इन दिनों थोड़ी सी बातों में एग्रेसिवनेस ज़्यादा बढ़ रही होगी आपके अंदर। सूर्य जब से परिवर्तित होकर आए हैं आपके सप्तम भाव में विराजमान हो गए हैं, बुध के साथ हैं, चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने की स्थिति तो दे रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी आप विस्फोटक हो रहे हैं। विस्फोटक मत होइए, आराम से काम करने का प्रयास करें, एंजाइटी को कंट्रोल करने का प्रयास करें। हो सके तो नित्यपति भगवान सूर्य को जल अवश्य दिया कीजिए, ये आपके कष्टों को निवारण करने का योग बनाता रहेगा। 25 तारीख सोमवार का अवसर, दशमी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये परिवर्तन आपके लिए विशेष तौर पर केतु के साथ चंद्रमा पंचम भाव में विराजमान होकर बृहस्पति से जिस प्रकार से दृष्ट होकर बैठ गए हैं, ये सूचना दे रहे हैं कि आने वाले 2-3 दिन आपके लिए आपके ग्राफ को ऊपर ले जाने की तरफ, लाभ की तरफ ले जाने के लिए, बुद्धि के द्वारा विजय दिलवाने के लिए योग अच्छे बना रहे हैं। ये स्थिति ऐसी है कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें कहीं ना कहीं मन के संशय को हटाइए। आपके बारे में कोई बुरा सोचेगा तो उसका ही नुकसान होगा, तो आप अपनी चाल में मस्त होइए। आप जो भौंकते हैं भौंकने दीजिए, आप अपने कार्य में मस्त होकर कार्य करने का प्रयास कीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा विद्यमान है सुबह 11:40 से लेकर 12 बजे तक रात्रि के। तो नए कार्यों में आरंभ करना हो तो 11:40 से पहले कर लीजिएगा, बाकी टाइम छोड़ दीजिएगा। और गजकेसरी योग सुंदर रूप से आपकी राशि में विद्यमान हो गया है, बड़ा सुंदर रूप से पंचम और लग्न में जिस प्रकार का योग बना राशि के दृष्टिकोण से, वो अब बहुत सुंदर 2-3 दिन आपके लिए ग्राफ को ऊपर ले जाने के रास्ते अच्छे से उत्पन्न करेगा। 26 तारीख का दिवस मंगलवार उत्पन्ना एकादशी का योग है और इस दिन बुध महाराज वक्री स्थिति में जा रहे हैं। आपके सप्तम भाव में सूर्य के साथ चलते हुए बुध जो चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के रास्ते बना रहे हैं, और आपका गजकेसरी का योग भी इस बार सुंदर रूप से विद्यमान है, जो दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं युक्ति को कान को घुमा के पकड़ने से आपके कार्य जो सीधी तरह से नहीं बन रहे थे वो आने वाले 2-3 दिन में बुध बनाने के रास्ते आपके समक्ष उत्पन्न करते दिखाई देंगे। उत्पन्ना एकादशी है, कोशिश करें इस दिन भगवान विष्णु का सुंदर उपासना करके उनका पूजन करें। एकादशी है, कलयुग में कहा गया है कि कुछ और व्रत ना रख सको तो कम से कम महीने में जो पक्ष में पड़ने वाली एकादशी है उस दिन भगवान का उपवास करते हुए ओम श्रीमन नारायण का मंत्र का जप करते हुए, आप मंत्र जप करते हुए उपवास रखने का प्रयास कीजिए। शरीर भी स्वस्थ रहेगा और मंगल को भी ताकत इस वक्त देने का रास्ता यही है जो कर लें। मंगल का उपाय देखिए, मंगल इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा आलस उत्पन्न कर रहे हैं, तो ध्यान रखते हुए कार्य कर लीजिएगा। मंगल को भी ताकत इस उपाय से आपको मिल जाएगी। 27 तारीख बुधवार का अवसर, द्वादशी तिथि ये है और ग्रह नक्षत्रों का योग जो है सुबह आपके लिए बहुत खास दिखाई देती है, लेकिन शाम आते आते कहीं ना कहीं चीज़ों में गिरावट होती दिखाई देगी। इसलिए सुबह जो शाम से पहले एक महत्वपूर्ण कार्य को निपटाने का प्रयास कर लीजिए, टालिएगा मत। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। इस बात को ध्यान विशेष तौर पर करने का प्रयास करें। सुबह श्री गणेश का स्तवन करें, भगवान कृष्ण का स्तवन करें, ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप करें। श्री गणेश को पीले पुष्प अर्पित करें, इच्छा को भगवान के समक्ष श्री चरणों में उपस्थित करें। देखिए शाम से पहले कुछ रास्ता बन सकता है, विजय के रास्ते बन सकते हैं, आपकी राशि के दृष्टिकोण से साफ साफ दिखाई दे रहा है। 27 तारीख का अवसर जो ग्रह नक्षत्रों का योग बना वो आपने समझा। 28 तारीख को भी समझ लीजिए, बृहस्पतिवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में ग्रह नक्षत्र थोड़े भारी दिखाई देते हैं। अननेसेसरी खर्चे आपके जिम्मे पड़ते दिखाई देंगे, तो ऐसे में ध्यान रखना पड़ेगा। एक और परिवर्तन का योग बन रहा है, बृहस्पति महाराज इस दिन परिवर्तित होकर जो रोहिणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में वक्री स्थिति में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। ये बृहस्पति का जो परिवर्तन है ये आपके लिए कुछ ना कुछ लाभ की स्थिति उत्पन्न करेगा। रोहिणी में चंद्रमा का साथ जो बृहस्पति का संबंध बनता है वो रोहिणी नक्षत्र में जाने से ये कहीं ना कहीं आपके आने वाले 2-3 समय में कुछ ना कुछ लाभ के रास्ते, नई दिशा दिखाने के रास्ते उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऐसे में इस समय परिवर्तन का योग बन रहा है, ये आपके लिए अच्छा है। बृहस्पति प्रदोष का योग बन रहा है, गुरु प्रदोष का योग बन रहा है।
क्योंकि त्रयोदशी शाम के समय जो बृहस्पतिवार के दिन विद्यमान है, ये उपाय का रास्ता दिखा रही है चीज़ों को और ठीक करने के लिए। कई बार क्या होता है, हम विचार करते हैं, चीज़ें सही से दिमाग में नहीं आती हैं। ऐसे में देव कृपा से बृहस्पति महाराज के बृहस्पतिवार के दिन प्रदोष का योग बन गया है, तो शाम को हो सके तो भगवान शंकर का अभिषेक करते हुए थोड़ा दूध में केसर डालकर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान का अभिषेक कीजिए। देखिए भगवान की कृपा से और थोड़ा सा आचमन करने का प्रयास कीजिएगा, आशीर्वाद से नया दिशा मिल जाएगी आपको। 29 तारीख शुक्रवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि दिल्ली के पंचांग के अनुसार से थोड़ी वृद्धि की तरफ है, उदया तिथि के रूप में विद्यमान रहेगी। और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य के लिए समय थोड़ा भारी दिखाई दे रहा है, मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा है, तो इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने का आपको खास ज़रूरत है। शिवरात्रि है, मासिक शिवरात्रि, हो सके तो भगवान शंकर का सुंदर अभिषेक करें। ओम महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए ओम हं जुं सह ओम भूर्भुवस्व ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का जप करते हुए भगवान का अभिषेक कर लीजिए। कष्टों को निवारण करने का रास्ता अवश्य आपको प्राप्त हो जाएगा। 30 तारीख यदि हम बात करें, शनिवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है। उसके बाद अमावस्या का पदार्पण हो जाएगा और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। दो ग्रह परिवर्तन का, चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये आपके अंदर नई एनर्जी, नया रास्ता देने के सूर्य, चंद्रमा, बुध तीनों एकत्र हो जाएंगे आपके सप्तम भाव में। ये कहीं ना कहीं अच्छा है, लेकिन बुध इस दिन अस्त होने जा रहे हैं। बुध वापस गति में जो वक्री हुए थे वो धीरे धीरे सूर्य के बिल्कुल सन्निकट आके सुबह 7:20 पर अस्त होंगे। ये जहाँ एनर्जी तो मिलेगी, नई चीज़ों में थोड़ा सा युक्ति जो लगा रहे थे वो कुछ चालें उल्टी पड़ सकती हैं, ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको खास तौर पर। लेकिन चालें कितनी भी उल्टी पड़े, ग्रह नक्षत्र आपके एक बात और कर रहे हैं कि चंद्रमा और बृहस्पति का सम्मुख आपके लग्न में, आज राशि में और सप्तम भाव में हो रहा है। ये कहीं ना कहीं लाभ की रास्ता अवश्य बना के आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। पैतृक कार्य अमावस्या है, अपने पितरों के निमित्त आशीर्वाद प्राप्त करने के निमित्त कुछ थाली ब्राह्मण को, गरीब को अवश्य देने का प्रयास करें, उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। हो सके तो पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करने का प्रयास करें, वो आपको आशीर्वाद देंगे। उनके आशीर्वाद से देखिएगा बहुत सारे कष्ट निवारण करने के रास्ते बना लेते हैं। तो आपने ग्रहों की गणनाओं के अनुसार से ये समझा कि किस प्रकार से ग्रहों की गणना हर रोज दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में परिवर्तन का प्रभाव उत्पन्न करती है। ये गोचर का प्रभाव है। जी हाँ, एक गोचर के दृष्टिकोण से, राशि के दृष्टिकोण से, लग्न के दृष्टिकोण से, आपकी नाम की राशि के दृष्टिकोण से इस गोचर के प्रभाव को आप समझ सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ कई प्रकार से, वैसे तो पुराने ज़माने में जो व्यवस्था चलती थी राशि के अनुसार से ही सब लोग सारे कार्य करने का प्रयास करते थे, उसके दृष्टिकोण से एक रास्ता बन जाता। लेकिन आज नाम की राशि कुछ और है, जन्म की राशि कुछ और है, लग्न कुछ और है, और फिर इनमें भी प्रभावी सबसे ज़्यादा कौन है, ये सब गणनाओं का विषय है। इसको सुंदर रूप से समझने का हमें प्रयास करना चाहिए और फिर आप समझ सकते हैं कि आपको किस प्रकार से ये देखना है अपनी राशि के अनुसार से फल। तो हमने आपको बताया कई बार कि आप अपनी राशि, जहाँ चंद्रमा आपकी राशि कुंडली में विराजमान है, वो आपकी चंद्र राशि होती है। जो लग्न है वो विशेष तौर पर, जहाँ पर जिस लग्न में आपकी उत्पत्ति हर रोज़ करीब पूरे 24 घंटे के अंदर पूरी 12 लग्नें नित्यपति 2-2.5 घंटे के हिसाब से परिवर्तन का योग बनाती रहती हैं। तो आप जिस काल में, जिस समय में, जिस लग्न में जन्म हुआ है, तो उसके अनुसार से आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार से वो लग्न भी राशि के अनुसार से ही एक प्रभाव माना जाता है। उसका भी प्रभाव पूरी जन्मपत्री के अनुसार से होता है। कई मतों में कई विभिन्न ज्योतिषियों ने, विभिन्न आचार्यों ने अलग अलग प्रकार के मत दिए हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से ऐसा भी कहा जाता है कि जो गोचर का प्रभाव है वो चंद्र राशि के अनुसार से देखना चाहिए। लेकिन हमने ऐसा देखा कि कई बार जन्मपत्री में चंद्र राशि इतनी प्रभावी नहीं होती, लग्न राशि ही प्रभावी होती है, लग्न जो होती है, और उसके अनुसार से ही पूरा प्रेडिक्शन मैच करता है। तो ये सारा अध्ययन का विषय है। जब आप जन्मपत्री अच्छे से दिखाएं तो उनसे समझ लें कि हमें किस प्रकार से जन्मपत्री को देखना है, समझना है, कौन सी लग्न हमारी प्रभावी, चंद्र राशि प्रभावी है, लग्न प्रभावी है, सूर्य राशि प्रभावी है, और या नाम राशि प्रभावी है। तो इन सब के द्वारा भी हम अच्छे से, यदि आप अच्छे से समझ लें तो उसके बाद आपको पूरा प्रेडिक्शन समझ में आ सकता है कि गोचर का प्रभाव आपके ग्रह गण के अनुसार से किस प्रकार से हो रहा है। तो ये समझे कि गोचर का प्रभाव तो आपने समझ में आया, लेकिन मूल जन्मपत्री सब कुछ डिपेंड करती है। देखिए गोचर का प्रभाव तो पूरी दुनिया पर एक जैसा ही हो रहा है, लेकिन अब आप समझें कि आपका जन्म जब हुआ, जिस समय में आप क्या पैरामीटर्स लेके उपस्थित हुए, ग्रहों की अवस्था किस प्रकार की थी, उसमें आपका प्रभाव क्या है। जैसे आप समझ सकते हैं अब सर्दियाँ वो आ रही हैं, सर्दियों का प्रभाव हर व्यक्ति पर अलग हुआ। जो थोड़े
हेल्दी होंगे वो उसका लाभ ले लेंगे, जो थोड़े वीक होंगे उनको जुकाम, सर्दी, खांसी, नज़ला इत्यादि परेशान कर सकता है। जो और प्रकार से, यानी हर एक के ऊपर अलग अलग किस्म का प्रभाव होगा मौसम का। मौसम एक ही है, एक ही क्षेत्र में रहने वाले मौसम के लिए, मौसम जो है वो सबके लिए एक जैसा पड़ रहा है, लेकिन प्रभाव हर व्यक्ति पर अलग अलग प्रकार से हो रहा है। तो ये किस पे डिपेंड करता है कि आपकी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी पर, शरीर के ऊपर कि देशकाल परिस्थिति आपकी किस प्रकार की है। तो वही जन्मपत्री का विषय है कि आप कब जन्म हुए, किस प्रकार से आपके भुक्त भोग्य कर्म किस प्रकार के थे, और उसके अनुसार से आपको जो आज मौसम बन रहा है वो उस पर क्या प्रभाव होगा, ग्रहों का गोचर क्या है उस पर क्या प्रभाव होगा, दशाएं क्या चल रही हैं, अंतर दशाएं क्या चल रही हैं, जो आपकी जन्मपत्री में सूर्य इत्यादि ग्रह हैं वो वहाँ प्रबल है, पावरफुल है, ताकत में है या निष्फल है, वहाँ पर उनमें सुप्त अवस्था में है, जागृत अवस्था में। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारा ज्योतिष एक बहुत गूढ़ विज्ञान है। हल्के हल्के से परिवर्तन से ही जमीन आसमान का फर्क आ जाता है, दिन रात का फर्क आ जाता है। तो ऐसे नहीं कि केवल ज्योतिष के दृष्टिकोण से लोगों ने 4 दिन में, आज की तारीख पे तो क्रैश कोर्स शुरू हो गए हैं, 4 दिन में ज्योतिषी बन जाते हैं। आजकल टीवी पे, आजकल किस प्रकार के यूट्यूब पे बहुत सारे ऐड बन जाते हैं, यूट्यूब पे पढ़ा के लोग ज्योतिषी बना देते हैं। लोग जीवन लग जाता है ज्योतिष को पढ़ने में, और कई मैं कहता हूँ एक जीवन पूरा भी नहीं होता है। लगातार लोग अध्ययन करते हैं, हर रोज़ कुछ नया सीखते हैं, तब जाकर आज हम 40-40 सालों से ज्योतिष को अध्ययन कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आप समझें कि इसके अंदर जिस प्रकार से 10 वर्ष की आयु से मैं अपने पिताजी के सानिध्य में रह के ज्योतिष का अध्ययन आरंभ किया था। मैं कहूँगा 5 साल की आयु से ही, 1980 के आसपास से ही, बाल्यकाल से ही पिताजी ने ज्योतिष को सीखने में लगाया। जब 5 साल के थे तब से ही उन ग्रहों की अवस्था समझाना, गणनाएं, ज्योतिष की जन्मपत्री बनाना, वो सब उस समय से सीखा। और इसका प्रभाव पड़ता है कि बहुत सारी चीज़ें सैद्धांतिक तौर पे समझ में आती हैं, और आप समझें कि ज्योतिष के अंदर बहुत गूढ़ रहस्य है, तब जाके जीवन में परिवर्तन का मार्ग आप समझ सकते हैं। और दूसरा कारण एक और है, ज्योतिष में 2 विषय है, एक तो गणित है और एक फलित है। एक कारण को जानने का तरीका है और एक निवारण का तरीका है। ऐसी कोई विज्ञान की स्थिति ठीक नहीं है कि जिसमें निवारण हो ही ना। तो ज्योतिष के अंदर मंत्र विज्ञान के माध्यम से, औषध विज्ञान के माध्यम से, पूजा पाठ के दान पुण्य के इत्यादि के विधान के अनुसार से ग्रहों की गणनाओं को समझकर उसका कष्टों का निवारण करने का मार्ग भी प्रशस्त किया गया है। तुलसी बाबा ने कहा ना, सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो इसलिए कर्म सही रूप से करने का हमें प्रयास करना चाहिए, सही दिशा में, सही स्थिति में करने का प्रयास करना चाहिए। यदि सही दिशा में चीज़ों को समझकर हम सही दिशा को पकड़कर आगे चलने का प्रयास करेंगे तो गंतव्य पर, लक्ष्य पर पहुंच ही जाएंगे। तो ये ज्योतिष का हमने आपको कारण के साथ निवारण का रास्ता समझाने का प्रयास किया। तो आप भी अपनी जन्मपत्री को, बड़े भाग्य से मानुष तन पावा है, कहा ना तुलसी बाबा ने कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तो इसको ऐसे ही व्यर्थ ना गवाइए। चीज़ों को समझते हुए, स्थिति को समझते हुए जीवन में उत्कृष्ट पद प्राप्त करने के लिए, सबसे आगे बढ़ने के लिए हम समय, देश, काल, परिस्थिति को समझें, वो ही ज्योतिष सिखाता है। और जो समझ लेते हैं वो वारे न्यारे करवा लेते हैं, और जो नहीं समझते हैं वो वहीं के वहीं फंसे रहते हैं, विडंबनाओं में फंसे रहते हैं। बहुत सारे लोग लिख के भी लिखते हैं, अरे कुछ नहीं होता ज्योतिष विज्ञान। फिर देखते क्यों भाई? पूरे विश्व ने अनादिकाल से ज्योतिष विज्ञान का लाभ लिया, और क्या से क्या लोगों ने प्राप्त कर लिया। नित्यपति हम देखते हैं बहुत सारे लाभ, जब जन्मपत्री देख रहे होते हैं, जो विषय निकल कर आता है आश्चर्यचकित कर देता है कि कैसे इन गणनाओं के माध्यम से वो सत्य सामने आ जाता है। इसके भाग्य में कब क्या लिखा है वो जानने को मिल जाता है, और कब उसके अनुसार से हम उसका लाभ भी ले सकते हैं, बिल्कुल परिवर्तन कर सकते हैं। भविष्य परिवर्तनशील है, ऐसा नहीं है कि जो आपने के द्वारा कर्म हो गया वो भोगना ही पड़ेगा, बिल्कुल भोगना पड़ेगा, लेकिन कैसे उसको आप बदल सकते हैं अपने कर्म के द्वारा ही। कर्म का योग कर्म के द्वारा ही कर सकता है, और ये ज्योतिष विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार से आप समझ सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। प्रायश्चित, पश्चाताप, कर्म, यज्ञ, दान, पुण्य, ये सब का सब बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाणों पे आधारित है, कहीं कपोल कल्पित कल्पना नहीं है। तो आप इन सिद्धांतों को सही समझें। हमने इन्हीं सब विषयों के ऊपर आश्रम में, विवेकानंद योगाश्रम में लगातार इन सब पे शोध किया है। बहुत सारी पुस्तकें भी जो हमारे यहाँ से प्रकाशित की गई हैं, और समय समय पर कार्यक्रम भी करते हैं। हर रविवार को एक स्वाध्याय का कार्यक्रम हमारे आश्रम पे चलता ही है, उसमें आप आ सकते हैं, और रविवार में उसमें यज्ञ में भाग भी ले सकते हैं। नवग्रह शांति महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ हर रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक रहता है। उसमें हमने स्वाध्याय की व्यवस्था बनाई है। जो विषय हम आपके समक्ष रख रहे हैं वही अध्यात्म के मार्ग से उन चीज़ों के समक्ष में आपसे विचार विमर्श, आपके प्रश्नों का निदान। बहुत सारे लोग प्रश्न लिख के भेजते हैं, अब इतने प्लेटफॉर्म पे तो व्यवस्था नहीं है। रविवार के दिन आश्रम पे आप सुबह आश्रम जो यज्ञ होता है उसके बाद आधे घंटे का समय रहता है, जो भी आपके मन में प्रश्न चल रहे हैं वो आप वहाँ पर आके करेंगे तो उसका हम निदान अवश्य आपके समक्ष देने का प्रयास करेंगे। और कोई शुल्क इत्यादि नहीं लिया जाता आश्रम में इन समस्त यज्ञों में भाग लेने के लिए। तो आप भी सुंदर तरीके से दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम
जमनापार में स्थित ये आश्रम है। फ़ोन नंबर्स आपके सामने चल रहे हैं, आप संपर्क साध सकते हैं। बहुत सारे विषयों में यज्ञ विज्ञान, मंत्र विज्ञान और बहुत सारे भारतीय संस्कृति में शोध पर हमने कार्य किया है। जो पूरे विश्व में मुद्राएं आप देखते हैं, ज्ञान मुद्रा, अपान मुद्रा, इन सब संबंध में भी हमने पूरे विश्व में बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित करके बहुत सारे ज्ञान को समय समय पर संसार के समक्ष रखने का प्रयास किया है। तो आप भी हमारे संस्थान से प्रकाशित पुस्तकों को मंगा सकते हैं, समझ सकते हैं और उनसे लाभ ले सकते हैं। ये संस्थान दिल्ली में जमनापार में स्थित है। फ़ोन नंबर्स आपके सामने हैं। और रविवार वाले यज्ञ में तो अवश्य आप पधारें, आपके जीवन में कल्याण होगा। माँ भगवती की सुंदर प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से यहाँ पधारी थी। हमने कई बार उसके संबंध में आपको बताया है, चमत्कार आपके समक्ष रखा है। तो आप भी रविवार को उस यज्ञ में भाग लेकर माँ भगवती के सानिध्य में यज्ञ इत्यादि कर माँ भगवती का दर्शन कर अपने जीवन को पुण्यों से युक्त बना सकते हैं, चमत्कार प्राप्त कर सकते हैं, भाग्य जगा सकते हैं।